उनका तो बैंक में खाता भी नहीं होता है और वो तो साहूकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के अपनी बेचारे की गाड़ी चलाते हैं और इसलिए ये कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करते थे, देते नहीं थे और छोटे किसान को तो नसीब ही नहीं होता था। लेकिन भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं और वो भी करीब करीब 11 करोड़ किसान इस स्कीम के लाभार्थी हैं। साथियों, भाजपा की सरकार ने किसानों पर महंगे यूरिया, महंगे फर्टिलाइजर का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया ताकि किसान को फर्टिलाइजर सस्ता मिले। आप में जरा आंकड़े याद रखना, आज अमेरिका में यूरिया की अगर 50 किलो की बैग है तो कीमत है 3,000 रुपये। ब्राजील में उसी बोरे की कीमत है 3,500 रुपये। चीन में इसकी कीमत है 2,100 रुपये। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में कीमत है 700 रुपये। पाकिस्तान में है 800 रुपये। लेकिन भारत के किसानों को वही यूरिया सिर्फ 270 रुपये के भी कम कीमत में मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार वो बोझ उठा रही है। देखिए, मैं आपको श्री अन्न यानी मिलेट्स के भी बात दोहराऊंगा। अभी मैं मिस्र में था तो वहां मिलेट्स की काफी चर्चा हुई। वहां के लोगों को गेहूं बाहर से मंगाना पड़ता है। मैंने उन्हें भारत के मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में बताया। भारत के करीब 2.5 करोड़ से ऐसे किसान हैं जो मिलेट्स की, मोटे अनाज की खेती करते हैं। वे कम पानी में विपरीत परिस्थितियों में भी मिलेट्स पैदा करते हैं। मिलेट्स की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो सुपर फूड होता है। दूसरा, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मिलेट्स की ये खूबियां मैंने उन्हें बताई। श्री अन्न अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान को ताकत देने का ही है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता को भी सोचना चाहिए कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। साथियों, मैंने आपसे काफी समय लिया है और देश भर में देख रहा हूं टीवी पे लाखों कार्यकर्ता वहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत 9 वर्षों में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि बीते 9 वर्षों में भारत और भारतीयों की कमाई बढ़ी है, समृद्धि में हिस्सेदारी बढ़ी है। आज जब हमारा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है तो उसका लाभ किसानों को भी होता है और रोजगार निर्माण पर भी होता है। आज जब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे उद्योग रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, जब रिकॉर्ड विदेशी निवेश आता है तो उसका लाभ भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है। ये समय, ये कालखंड भारत के युवा बेटे बेटियों का है। पिछले 9 वर्ष
भारत के आत्मविश्वास को लौटाने के थे। अब आजादी का अमृत काल अमृत पीढ़ी के संकल्पों की सिद्धि का है। साथियों, बीजेपी के सुशासन का एक ही मंत्र है। ये मंत्र देश की कमाई का विस्तार कर उस समृद्धि का लाभ हर भारतीय तक पहुंचाने का है। भाजपा एक तरफ देश के संसाधन बढ़ाने की नीति पर चलती है, देश की तरफ हर लाभार्थी तक पहुंचने का ईमानदार प्रयास करती है। इसलिए पिछले 9 वर्षों में देश में लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है। जो पहले वंचित था उसे अब वरीयता मिल रही है। यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसकी कामना पूज्य बापू से लेकर डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी तक हर महापुरुष ने की थी। हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है और हमें बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते एक और बात को ध्यान रखना है। सीट चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है। हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। हमें हर घर कमल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को ये भी लगे कि जहां कमल है वहीं पर उसकी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमें कमल के निशान के साथ अपनी पहचान बढ़ानी है। हमें गर्व से कमल के निशान को अपने सीने पर लेकर चलना है। हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही कमल के निशान को बैनर तख्तियों में छपवाया जाता है, लेकिन अब हमें कमल के निशान को हर जगह, हर कार्यक्रम में प्रमुखता देनी चाहिए। हमें यह भी देखना है कि कमल से जो जुड़ा है उसकी पहचान सेवा से हो, समाज का हित करने वाले की हो। आज जो यहां से 2,500 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे विस्तारक अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें भी इसी का विशेष ध्यान रखना है। ये अभियान आपके लिए एक तपस्या से कम नहीं है। जिस गांव में आप जाएं, वहां के लोगों के साथ, समाज के साथ उन्हीं की तरह जीवन जिए, ना अलग रहें और ना ही अलग दिखें, और अपने आत्मीय संबंध गांव के लोगों से ऐसे बनाएं कि वो आपकी वापसी के लिए आपसे आग्रह करते रहें। जाने के बाद भी आपका संपर्क बना रहना चाहिए, चिट्ठी चपाती चलती रहनी चाहिए। साथियों, मैं आज देश के प्रबुद्ध मतदाता का भी फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आर्थिक हो या सामाजिक, देश आज निर्णायक फैसले इसलिए ले रहा है क्योंकि दशकों बाद देश के लोगों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार चुनी है। आज पूरी दुनिया में भारत को लेकर इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि यहां एक मजबूत सरकार है। आने वाले 25 साल यानी आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए यही स्थिरता, यही मजबूती, यही हमारे लिए आवश्यक है। हमें इसीलिए आगे बढ़ना है। इसी संदेश के साथ हमें बूथ बूथ पर अपने संवाद को आगे बढ़ाना है। इतनी बड़ी तादाद में, इतने शानदार कार्यक्रम में 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जो बातचीत करने का, सवाल जवाब करने का अवसर मिला, मेरे लिए ये मेरी विदेश यात्रा की थकान भी आपको मिलकर के उतर गई। ये आपका प्यार, ये आपकी ऊर्जा, ये और नए काम करने की ताकत देती है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। भोपाल से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां पर उन्होंने अपना संबोधन तो दिया ही, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उनमें इस बात हॉलीडे प्लानिंग बॉलीवुड मूवी नहीं लगती। कहा ना जब नहीं भैया पूल। तो भाइयों में दुश्मनी बस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो। आस लगाए बैठी एक माँ। बजट में आएगा। एक कंजूस सेठ जी और मुझे बचाने हीरो की सीढ़ी मारेंगे। 16 करोड़ ऐप डाउनलोड्स, 29 लाख होटल्स और होम स्टेज, कमाल के प्राइसेस। ये पिक्चर तो हिट है, अगर ट्राई करो। He was one of the first to take to Twitter and Facebook. He was perhaps the first to do live streaming of his speeches on YouTube. In fact, he was the first to do a Google Hangout in India. When people claim that the UPA decade was a lost decade, it is not an understatement. It is a statement of fact. Because no modernization had happened, no grievances were resolved. One of the things that I observed, especially after the 2002 riots, there was a very concerted, biased manner in which the media was out to get him. And after the 2002 riots, before the 2002 December, Gujarat elections, people forget that in between these two, a very big incident happened. The terrorist attack in Akshardham temple and the attack on Akshardham in Gandhinagar did not trigger any riots. In the past, I would think you needed press conferences because you needed to get the government to react on various things. Right? There was no other avenue or platform. Today, on social media, you are on trial every second. So in that sense, Modi as an individual may not be responding, but that entire machinery is responding. Dr. Manmohan Singh's communication abilities were very, very mediocre. He was not a public speaker. He was very uncomfortable. He didn't inspire confidence. There is an element of people also overreacting. They're too sensitive to some of this communication. You can look at the United States, when the politics there is so polarized. There is their prime time is way more polarized than our prime time. There is one thing why all of us got involved in this campaign. That is that one single reason, that he is an achiever who battled his way up from a very humble background. Prime Minister Modi is connecting with the diaspora. He's talking about hope, positivity, the change that's possible. Very visionary way, looking at the future, looking at the present. While if you look at Rahul Gandhi's his entire rhetoric, it is all about hurt and grievance and, the negativity that, this is not happening, that's not happening, India is, democracy is dying. This whole false narrative. I think what has changed with Mr. Modi is he's given the larger diaspora a sense of pride. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today we discuss how important it is for a head of state or a head of government to have communication skills. Mr. Narendra Modi, ever since he became the Prime Minister of India, has rewritten the rules about how a head of government communicates with the public. He hasn't held a single press conference since he took office in 2014. He's given several one-on-one interviews to journalists in the past 9 years, and almost every day there is a public speech where he addresses specific issues with target audiences. But his flagship communication outreach is Mann Ki Baat.
To talk about this program, we have in our studio author of a book on the same subject. Shashi Shekhar is a technology expert who became part of Team Modi when the BJP picked the Gujarat Chief Minister to be the Prime Minister candidate. He's interacted closely with Mr. Modi and has been part of Team Modi. So, Mr. Shashi Shekhar, thank you so much for being part of the podcast. I'm going to take the liberty of calling you by first name because, if I don't get that on record, that I can call you by first name, I get a lot of... By all means. Thank you. Because then otherwise people turn around and say that, you've insulted the guest and all that. So No, I'm going that's to insist that, this is an informal conversation. So we're going to have first name basis. Sure. Of course, we'll discuss this book that you have written on collective spirit, concrete action, Man Ki Baat and its influence